हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी रंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ में जुड़िए एक बेहतर तैयारी करने के लिए। और आज की क्लास में हम पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए, जिससे आपको काफी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। और आज की क्लास में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कम समय में आप बेहतर तैयारी कैसे करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। तो चलिए एक बेहतर रिवीजन के लिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मिथियोनाइन, ट्रेप्टोफैन, हिस्टीन या टायरोसिन। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आज ही क्लास के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। आपको बताना है कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा मिथियोनाइन। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डोपामाइन निम्नलिखित में से मिथियोनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रोटीन से संबंधित। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, एक क्वार्सियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। कारण इसका यहाँ पर दिया, वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए असत्य है परंतु आर यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, पीईएम की कमी, सूखा रोग, क्वार्सियोरकर या फ्लोरोसिस। DSSB पीजीटी 2018 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण किसके हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये क्वार्सियोरकर के लक्षण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे क्वार्सियोरकर के लक्षण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वार्सियोरकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कितने साल तक के बच्चों में होता है, तो 1 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए कि ये रोग किस कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इस रोग में ऊर्जा की भी कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की मुख्य होती है। ये भी आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, इंसुलिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज या फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्लों में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चले, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पीलिया में, बुखार में, कुपोषण में या जलने में। आपको बताना है कि कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, पीलिया में कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विटामिन, आवश्यक वसीय अम्ल, प्रोटीन या कैल्शियम। यूपी पीजीटी 2021 और टीजीटी 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि ट्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के कारण होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल जाती है। त्वचा के समान हो जाती है, तो इसमें त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसे टोन्ड स्किन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर व्याख्या
लगाते चलिए और इसे ध्यान से पढ़ते हुए आप चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त खाली स्थान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सोडियम स्तर, लिपिड स्तर, प्रोटीन स्तर या शर्करा स्तर। पीजीटी 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वे सहायता करते हैं, लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वसा अघुलनशील है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे ईथर में, पानी में, क्लोराइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। आपको बताना है कि वसा किस में घुलनशील है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वसा अघुलनशील होती है पानी में, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विटामिन ए, लौह तत्व, विटामिन बी या खनिज। यूपी पीजीटी 2021 और एलटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है और कोलेस्ट्रम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मां के स्तनों से प्रारंभ के 2 दिनों में गाढ़ा पीला रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें खनिज, लवण, वसा एवं प्रोटीन का अनुपात अधिक होता है। यह कोलेस्ट्रम शिशु के पोषण के लिए अत्यावश्यक होता है क्योंकि इसमें वे सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं जो शिशु के पोषण में सहयोग देते हैं। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है तथा शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड, जो हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराएंगे, हम आपको फास्ट रिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं ताकि आप जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज कर सको। बस आप बेहतर रिवीजन के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे बी विटामिन, सी विटामिन, ई विटामिन या ए विटामिन। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बी विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साबुत अनाज इनका होल ग्रेन अर्थात दाने के तीनों भागों को खाया जाता है जिसमें रेशा युक्त बाहरी सतह और पोषकता से भरपूर बीज भी शामिल है। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों में एक बाहरी खोल, भूसी, चोकर या ब्रान, इनकी ऊपरी सतह, बीज और मुलायम एंडोस्पर्म पाया जाता है। भूसी एवं बीज से विटामिन ई, विटामिन बी और अन्य तत्व जैसे जस्ता, सेलेनियम, तांबा, लौह, मैग्नीज एवं मैग्नीशियम आदि प्राप्त होते हैं। साबुत अनाज में रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी साबुत अनाजों में अघुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो कि पाचन के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। यूपी पीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी क्लास, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको यूट्यूब पर पहली बार इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं और फास्ट रिवीजन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके समय की भी यहाँ पर बचत हो, क्योंकि आपका एग्जाम भी यहाँ पर जल्दी होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप यहाँ पर रिवाइज कर सको, इसलिए हम आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन भी साथ साथ ही कराते चल। बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहाँ पर दे राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम या ई कोलाई। DSHB पीजीटी 2018 और उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली। भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के खाली स्थान अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे मध्य सूची, प्रायोगिक, डाटाबेस या महामारी विज्ञान। DSHB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रायोगिक। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। FFQ, भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के प्रायोगिक अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली आहार संबंधी जानकारी एकत्रित करने और सामान्य आहार का अनुमान लगाने और उपभोग प्रतिरूप और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध को समझने के लिए संदर्भ विशिष्ट खाद्य सूची का उपयोग करने की एक विधि है। इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप बारीक से बारीक पॉइंटों को भी आप साथ साथ यहाँ पर देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, स्वादिष्ट भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना या संतुलित भोजन देना। पीजीटी 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्वादिष्ट भोजन देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए परिपक्वता, क्रॉसिंग एज, जरा चिकित्सा या टूट फूट। DSSB पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने के बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुजुर्गों के इलाज को यहाँ पर परिपक्वता ये नहीं कहते, क्रॉसिंग एज भी नहीं कहते, टूट फूट भी नहीं कहते। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जरा चिकित्सा कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, टाइफॉइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम या आयरन। यूपी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि टाइफॉइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, आयोडीन भी नहीं होता और कैल्शियम भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा आयरन। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावित है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, प्रोपाओनिक अम्ल या सार्विक अम्ल। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सोडियम बेंजोएट प्रभावित है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था फ्रांस में, जापान में, भारत में या चीन में। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो रेशम का उत्पादन हुआ था वो हुआ था चीन में। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग तो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 37 से 63 दिनों का इसका जीवन चक्र होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र लगभग 37 से 63 दिनों का होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशम कीट एक कीट वर्ग का प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकलता है। 30 से 40 दिनों में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूखकर रेशमी धागा बन जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं खाली स्थान धागे कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नोप, रेप, क्लाउड या फिलिंग। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वे धागे कौन से धागे कहलाते हैं। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह धागे रेप धागे कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सूती, कांच, रेयन या वेस्टर्स। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नमी परीक्षण सूती रेशे पर लागू होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है।
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना या प्रेस करना। तीसरा ऑप्शन सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। चौथा ऑप्शन छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना या सीधा करना। DSSB PGT 2018 और UGC नेट एग्जाम 2009 और 8 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि वस्त्र निर्माण के लिए रेसे तैयार करने का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पहले सिकोड़ना, फिर सीधा करना, फिर चाप लगाना, फिर प्रेस करना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते जिससे हमारा मोटिवेशन भी डाउन होता जा रहा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की ओर। हार्नेस। ऑप्शन यहाँ पर दे बाने का बेलन होता है, ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि हार्नेस क्या होता है, आपको ये बताते चलना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। हार्नेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हार्नेस। हार्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागों को ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। साधारण बुनाई में भी कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साधारण बुनाई में कम से कम कितने हार्नेस की यहाँ पर कितने हार्नेस की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है। हार्नेस एक फ्रेम जैसी यहाँ पर रचना है। इसमें असंख्य तार लगे होते हैं जिन्हें हैंडल कहते हैं। प्रत्येक हैंडल में एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं से क्लॉथ बीम की ओर तक आते हैं। एक छिद्र में से एक धागा गुजरता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है और बारीक से बारीक पॉइंट भी आप यहाँ से नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, बिना परिसज्जा के। ऑप्शन यहाँ पर दे कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़ा मजबूत रहता है, कपड़ा अनाकर्षक लगता है या कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं। PGT 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि बिना परिसज्जा के कपड़ा कैसा लगता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बिना परिसज्जा के कपड़ा यहाँ पर अनाकर्षक लगता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे सूत रंगाई, स्टोक रंगाई, पीस रंगाई या टॉप रंगाई। यूपी PGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उसे कहते हैं स्टोक रंगाई। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशों की रंगाई, रो स्टोक डाइंग और फाइबर डाइंग। सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। तो ये भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चले। सूती, लिनन, ऊन और रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि रेशे मुख्यतः कितने प्रकार से रंगे जाते हैं, तो 3 प्रकार से रंगे जाते हैं, जिसमें आपका टॉप रंगाई, डॉप रंगाई और स्टोक रंगाई। टॉप रंगाई में वस्टेड ऊनी वस्त्रों को रंगा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। वहीं यहाँ पर डॉप रंगाई, इसमें कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। ये अलग अलग भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं स्टोक रंगाई, स्टोक रंगाई से वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है। ये सबसे सस्ती विधि है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, जेगेनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बुनाई के लिए, रंगाई के लिए, परिसज्जा के लिए, छपाई के लिए। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जेगेनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रंगाई के लिए होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दे ब्लॉक प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। यूपी PGT 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्क्रीन प्रिंटिंग ये की जाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्क्रीन प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खड़िया से नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना हो वहां अवरोधक पदार्थ यानी कि मोम रेजिन लगा दिए जाते हैं। तो जहां पर भी आपको रंग नहीं लगाना होता वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, मोम और रेजिन का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखे, वेट रंग, धनायनिक रंग या ऋणायनिक रंग या एजो रंग। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आपको बताने के वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से रंग होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एजो रंग होते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। DSSB TGT 2014 और PGT 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से अपना आंसर आप दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ISI चिन्ह प्रदान करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ISI द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1952 में पारित किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ISI द्वारा प्रमाणित वस्तु शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कब पारित किया गया, तो 1952 में पारित किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो। इंपॉर्टेंट व्याख्या आप लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिए 1976 में, 1970 में, 1984 में या 1980 में। PGT 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो ये कब आरंभ हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये 1977 में आरंभ हुआ। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या इनमें से सभी। PGT 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारत की जो केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय ये भी शामिल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी शामिल है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए सेवक, मालिक, सामंत या सामंजस्य। PGT 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फेमुलस शब्द का अर्थ है सेवक। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस शब्द से हुई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जिसका अर्थ है नौकर, लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जाता है। फेमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता तथा उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे वेबर, सिमेल, किंडिग्स या दुर्खीम। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन है दुर्खीम का। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य उन मूल्यों, सांस्कृतिक मानकों तथा सामाजिक संरचनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं और उनके ऊपर सामाजिक बंधन अध्यारोपित करते हैं। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए विचारक इमाइल दुर्खीम ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दुर्खीम द्वारा सामाजिक तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर सोशल फैक्ट्स की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बाह्यपन, आंतरिक, सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ शामिल है। ये भी आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, दहेज निषेध कानून खालिस्तान यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो आपको बताना है कि यह प्रयास कब किया गया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1971, 1970, 1961 या 1959। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दहेज निषेध कानून ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा 1961। यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दहेज निषेध कानून 1961 यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। भारत में एक कानून है जो दहेज प्रथा को गैर कानूनी बनाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा दहेज देने या लेने की प्रथा पर प्रतिबंध है। तो ये भी आप इंपोर्टेंट व्याख्या लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गैर मानव संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ज्ञान एवं रवैया, ऊर्जा एवं समय, धन एवं सामुदायिक संसाधन, कौशल एवं क्षमता। हरियाणा PGT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर गैर मानव संसाधन आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धन एवं सामुदायिक संसाधन ये गैर मानव संसाधन है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, कमरे के अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखे एक खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाजा, कूलर की व्यवस्था है, पारगामी संवादन व्यवस्था। PGT 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कमरे के अच्छे संवादन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा एक खिड़की, एक रोशनदान और एक दरवाजा। ये कमरे के अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राच्य शब्द कार्बोशीना का संस्कृत में मतलब है। ऑप्शन यहाँ पर दिए सन, छालटी, करपासा या कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर प्राच्य शब्द दिया गया है कार्बोशीना, इसका संस्कृत में क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो करपासा ये इसका संस्कृत में मतलब होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्तिगत संपर्क विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें प्रसार शिक्षा की, घर घर घूमने की, कार्यक्रम योजना की या उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। PGT 2005 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि इनमें से कौन सी होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा की। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंडाणु का विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए किशोरावस्था में, शेषावस्था में, वे संधि अवस्था में या बाल्यावस्था में। PGT 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अंडाणु का विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वे संधि अवस्था में अंडाणु का विकास होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में अंडाणु का विकास वे संधि अवस्था में होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्तित्व किशोर कहा जाता है जब उसमें वे संधि अवस्था आरंभ होती है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ माना जाता है। सामान्यतः पुरुषों में इस अवस्था की शुरुआत 13 से 14 वर्ष तथा स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष के मध्य मानी जाती है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि पुरुषों में कब से स्टार्ट होती है। तो पुरुषों में यहाँ से ये 13 से 14 वर्ष के मध्य स्टार्ट होती है और वहीं स्त्रियों में ये 12 से 13 वर्ष के मध्य मानी जाती है। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 पर शेष अवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर देखे समायोजन की अवस्था, समस्या अवस्था, अनुकरण की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था। PGT 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शेष अवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर देखे तो शेष अवस्था होती है समायोजन की अवस्था। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शेष अवस्था कहते हैं। यह अवस्था
5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस अवस्था में मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फ्रॉयड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? फ्रॉयड के द्वारा कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रॉयड के अनुसार बालक को यहाँ पर किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है? तो यहाँ पर शेष अवस्था को कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं। चलिए तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। आज का अभ्यास प्रश्न है, नवजात शिशु का रोना सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, बोलने में, क्रोध दिखाने में, संवेगों के प्रदर्शन में या शोषण क्रिया में। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को उसका फायदा हो सके। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।